हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपीएसआई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक लंबे समय बाद जो है एक खुशखबरी आई है। एमपीएसआई का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पहली बार सिलेबस में, एमपीएसआई के सिलेबस में मेंस को ऐड कर दिया गया है ना। पहले केवल एक ही एग्जाम हुआ करता था, प्री, और इसके बाद फिजिकल हुआ करता था। लेकिन अभी जो है, जो नया सिलेबस आया है उसमें प्री के साथ साथ जो है मेंस भी लिया जाएगा ना। मेंस के 2 पेपर होंगे और अभी हालांकि उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, एग्जाम नहीं आई है, एग्जाम डेट नहीं है, लेकिन सिलेबस जिस तरह से जारी किया है तो उसको देखते हुए बहुत जल्दी ही जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और एग्जाम डेट भी आ जाएगी। इसलिए स्टूडेंट्स को अभी से तैयारी स्टार्ट कर देना जरूरी है। हालांकि प्री तो बहुत इजी हो गया है ना। प्री में जो पहले 2 पेपर हुआ करते थे, एक जीएस मैथ्स रीजनिंग का होता था, एक पेपर जो है हिंदी इंग्लिश का होता था। अब 2 पेपर की जगह प्री में एक ही पेपर होगा ना। उसी में सब कुछ उन्होंने किया है। उसमें जीएस भी आएगा, मैथ्स भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, हिंदी इंग्लिश सब कुछ उसी में आएगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो प्री तो फिर भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मेंस का सिलेबस जिस तरीके से उन्होंने दिया है उसको कवर करने के लिए आप लोगों को समय की जरूरत पड़ेगी, काफी समय लगेगा। तो मेरा मानना है कि अभी से अगर स्टार्ट कर देते हैं तो मैं समझता हूं कि अच्छे तरीके से मेंस कवर हो सकता है और फाइनल सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं, क्योंकि प्री निकालने से कुछ नहीं होगा। आपका मेंस स्ट्रांग होना चाहिए। और आजकल आप देख ही रहे हैं कि जैसे वो कहावत है, चट मंगनी पट ब्याह है ना। चट मंगनी पट विवाह, तो वही अब हो गया है कि चट नोटिफिकेशन और पट एग्जाम, इस तरह से अब होने लगा है। आप देख रहे हैं कि एमपीपीएससी प्री 2025 दिसंबर में आया और फरवरी में जो है, अभी 16 फरवरी को उसका एग्जाम हो। तो इतने फास्ट एग्जाम अब आजकल हो रहे हैं, मतलब नोटिफिकेशन जारी होने के 2 महीने के अंदर एग्जाम हो जाते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट ये सोचे कि भाई जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं एमपीएसआई की तैयारी स्टार्ट करूंगा, तो फिर उसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेंस भी आपको देना रहेगा। और मेंस का सिलेबस काफी वास्ट है, बड़ा सिलेबस है, और उसमें उन्होंने एमपीपीएससी मेंस और यूपीएससी में जो कुछ टॉपिक हैं प्री मेंस में, उनको जो है ऐड कर दिया है एमपीएसआई के मेंस के सिलेबस में। तो बहुत अच्छे तरीके से मेंस की तैयारी करना पड़ेगी, एमपीएसआई मेंस की तैयारी करना पड़ेगी। हालांकि वो भी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन फिर भी जो है बहुत डेप्थ में क्वेश्चन मेंस में पूछे जाएंगे, ये एकदम क्लियर है। ठीक है, तो इसलिए अभी से अगर जो तैयारी करेंगे बच्चे, वही जो है उनका अंतिम रूप से चयन हो पाएगा, मैं समझता हूं। तो स्टूडेंट्स की डिमांड को देखते हुए, उनकी जरूरतों को देखते हुए, हमने यानी सिविल जॉब्स एकेडमी द्वारा, सिविल जॉब्स एकेडमी की टीम द्वारा एमपीएसआई के मेंस का बैच जो है स्टार्ट किया गया है, जिसमें अलग अलग जो फैकल्टीज हैं, स्पेशलिस्ट फैकल्टीज जो है अलग अलग सब्जेक्ट लेंगी। उसमें मेरा पोर्शन सबसे ज्यादा है, मतलब मेरा पोर्शन जो है आप देखें तो फर्स्ट पेपर का जो पार्ट ए है उसमें भी जो है मेरा पोर्शन है सोशियोलॉजी का, उसमें इकोनॉमी का भी पार्ट है थोड़ा सा। फर्स्ट पेपर का जो पार्ट बी है वो तो पूरा मेरा ही है,
उसमें पूरा पॉलिटी है, थोड़ा सा इकोनॉमी वाला पार्ट है ना। तो 3 सब्जेक्ट मेरे जो है इसमें आए हैं एमपीएसआई की मेंस के सिलेबस में। उसमें पॉलिटी है, मेजर पोर्शन पॉलिटी का है। इसके अलावा सोशियोलॉजी का कुछ पार्ट है और इकोनॉमी का पार्ट है। 3 सब्जेक्ट जो है इस तरह से मेरे हैं। तो मुझे 3 सब्जेक्ट लेना है और प्री के हिसाब से उनको कराना है। काफी डेप्थ में जो है कराए जाएंगे और उसके कुछ हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाएंगे आप लोगों से। तो इस तरीके से एक बेहतर तैयारी आप लोगों की कराई जाएगी सिविल जॉब्स एकेडमी की टीम द्वारा। तो आज मैं एमपीएसआई का जो मेंस का सिलेबस है उसका जो फर्स्ट पार्ट का पार्ट जो बी है, उसमें पार्ट ए में भी कुछ हिस्सा है पॉलिटी का और पूरा पार्ट बी है। तो उस सिलेबस का डिस्कशन मैं आज करने वाला हूं कि उस सिलेबस को कैसे कैसे हमें करना है, क्या क्या उसमें चीजें सिलेबस में दी गई हैं और उनको हम कैसे करेंगे। ये सारी चीजें जो है आज मैं बताने वाला हूं और फिर अगली क्लास से मैं स्टार्ट कर दूंगा टॉपिक। तो ये है, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशन और इसका समय लिखा हुआ है भोपाल, शुक्रवार दिनांक 24 जनवरी 2025। बाकी शक सम्मत लिखा हुआ है, खैर उससे कोई लेना देना आपका नहीं है। गृह विभाग और वल्लभ भवन भोपाल जो है। तो ये जो है राजपत्र की डेट इसमें दी गई है, इससे कोई ज्यादा लेना देना आप लोगों का नहीं है। अब सीधे मैं आ जाता हूं एमपीएसआई का मेंस का जो सिलेबस है उसका जो फर्स्ट पार्ट है, पेपर फर्स्ट का पार्ट ए, जिसमें हिस्ट्री वाला पोर्शन दिया गया है। हालांकि हिस्ट्री मैं नहीं लूंगा, हिस्ट्री में जो है संविधान का निर्माण करके टॉपिक दिया गया है, तो ये मुझे लेना है ना। पॉलिटी वाले सिलेबस में संविधान का निर्माण करके टॉपिक नहीं दिया है, ये हिस्ट्री वाले सिलेबस में संविधान का निर्माण करके टॉपिक दिया हुआ है, तो मुझे यहां से ये लेना है। हालांकि इसके पहले हम संविधान का विकास पढ़ेंगे, संविधान के इतिहास और संविधान के विकास के बारे में पढ़ेंगे, तो वो पॉलिटी वाला जो सिलेबस है वहां पर दिया हुआ है। और इसमें फिर इसके बाद आता है स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समेकन और पुनर्गठन, है ना। इसका मतलब यहां पर यह है कि स्वतंत्रता के बाद राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ है, राज्यों का जो एकीकरण हुआ है, रियासतों को भारतीय संघ में मिलाया गया है, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे उसने पूछ लिया कि हैदराबाद को भारतीय संघ में किस ऑपरेशन के तहत मिलाया गया, है ना। तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जो है। तो ऑपरेशन पोलो जो था वो हैदराबाद के विलय के लिए चलाया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ जाएंगे। जम्मू कश्मीर का जब विलय हुआ तो उस समय जम्मू कश्मीर के महाराजा कौन थे, जम्मू कश्मीर को कैसे विलय किया गया, है ना, क्या तरीका था। जम्मू कश्मीर है, जूनागढ़ है, हैदराबाद है, ये 3 रियासतें जो है सबसे ज्यादा इन्होंने परेशान किया था, तो इनको अलग अलग तरीके से भारतीय संघ में मिलाया गया था। तो यहां से क्वेश्चन बनेंगे, है ना। जम्मू कश्मीर को जैसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से मिलाया गया था, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से मिलाया गया था और हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई के माध्यम से मिलाया गया था, जिसको कहते हैं ऑपरेशन पोलो। ठीक है, उस समय कौन वहां जो सेना प्रमुख थे कौन थे। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे। डेट आपको पूछी जाएंगी, किस डेट को जो जम्मू कश्मीर का विलय हुआ, किस डेट को जूनागढ़ का विलय हुआ, किस डेट को जो है हैदराबाद का विलय हुआ, गोवा कब मिलाया गया। ठीक है, पुदुचेरी है, दादरा नगर हवेली है ना। मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, मध्य प्रदेश के गठन के बारे में पूरा आपको तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश का मेंशन नहीं किया गया, लेकिन हम चूंकि मध्य प्रदेश का एग्जाम है तो एमपी के पुनर्गठन संबंधी जो है क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो ये मेरा पोर्शन है, संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण के अंतर्गत हमें संविधान सभा के बारे में डिटेल पढ़ना है, संविधान सभा से क्वेश्चंस आपको बनेंगे। कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में आपको पढ़ना है,
अगस्त प्रस्ताव के बारे में पढ़ना है, कृष्ण मिशन के बारे में पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ना है। और ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ना है, राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत भी आएगा। महात्मा गांधी तो खैर ही राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत भी चीजें आएंगी, और ये हमें संविधान के अंतर्गत भी, संविधान के निर्माण, संविधान के इतिहास के अंतर्गत भी इनको हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो टॉपिक मेरे हैं इसमें, जिसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एक तो संविधान का निर्माण और दूसरा है स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समेकन और पुनर्गठन। ठीक है, तो ये यहां से मुझे कंप्लीट करना। इसके बाद के जो टॉपिक वो भी मेरे हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको मेंशन यहाँ पर नहीं किया है क्योंकि हम अभी पॉलिटी की बात कर रहे हैं। इसके बाद के जो पोर्शन है उसमें सोशियोलॉजी के टॉपिक दिए गए हैं, भारतीय समाज की विशेषताएं हैं इस तरह से, और फिर उसी में आगे इकोनॉमी भी दिया हुआ है ना। तो ये आप देख लो, ये हिस्ट्री का इतना पोर्शन है, बाकी फिर इसमें भी मेरा ही पोर्शन है। ठीक है, फिर आगे हम पॉलिटी वाला सिलेबस देखेंगे, ये पार्ट बी है, भाग खा पार्ट बी, इसमें पूरा पॉलिटी वाला पोर्शन है ना, पॉलिटी, और लास्ट में जो है थोड़ा सा इकोनॉमी भी है। तो इसमें शासन, संविधान और राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान। ठीक है, तो ये इस तरीके से 150 अंक का है टोटल, जिसमें इकोनॉमी भी थोड़ा सा दिया हुआ है, बाकी पॉलिटी है पूरा पोर्शन। तो इसमें क्या क्या है देखिए, भारतीय संविधान हेडिंग है, फिर ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, बुनियादी ढांचा, बुनियादी संरचना, ये टॉपिक जो है इसमें दिए गए हैं आपके पहले पॉइंट में, है ना। तो भारतीय संविधान में इसके इतिहास के बारे में बताना है ना, थोड़ा सा हम हिस्ट्री से इसको उठाएंगे ना, जैसे नेहरू रिपोर्ट से हम इसको स्टार्ट करेंगे, है ना। नेहरू रिपोर्ट है, साइमन कमीशन है ना, और अगस्त प्रस्ताव है, कृष्ण मिशन है, कैबिनेट मिशन है, ये लेकर के, और फिर विकास के अंतर्गत हम जो है बहुत सारे जो एक्ट हैं, रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट है, फिट्स इंडिया एक्ट है ना, चार्टर एक्ट हो गए 4, फिर 3 जो है भारत परिषद अधिनियम आते हैं, 1861 का है, 1892 का, 1909 का है, फिर 2 शासन अधिनियम आते हैं, 1919 का भारत शासन अधिनियम है, 1935 का भारत शासन अधिनियम है, फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। तो ये पूरा आपको जो है विकास इस तरह से पढ़ना है ना। तो यह ऐतिहासिक आधार हो गए, विकास हो गए, फिर इसकी विशेषताएं है ना। विशेषताओं में जैसे विधि का शासन है, न्यायिक समीक्षा है ना, और संघीय व्यवस्था है, संसदीय शासन प्रणाली है, वयस्क मताधिकार है, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, है ना। तो ये सारी विशेषताओं के अंतर्गत आएंगी। यही चीजें जो है बुनियादी ढांचे के अंतर्गत आ जाएंगी। बुनियादी ढांचे में फिर जो है केसेस आपको बताना रहेंगे, जैसे इसी बार एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चन आया हुआ है, केशवानंद भारती केस का क्वेश्चन आया है। केशवानंद भारती जो केस है 1973 का, उसने सबसे पहले आधारभूत ढांचे की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के तहत ही जो है सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संविधान के बुनियादी ढांचे या आधारभूत ढांचे की बात कही है ना। यह है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन इसी बार एमपीपीएससी प्री में पूछा गया केशवानंद भारती का। तो इसमें केसेस आपको बताना है, गोलकनाथ केस है, मिनर्वा मिल्स केस है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद है ना। तो इस तरीके से जो है इसमें बुनियादी ढांचे में क्या क्या जो है बुनियादी ढांचे बताए गए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अलग अलग केसेस के तहत। ठीक है, तो ये है। इसके बाद इसकी महत्वपूर्ण प्रावधान इसके बताना है, फिर संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताना है। बहुत सारे संविधान संशोधन अभी हुए, 106 तक हो गए हैं, अभी लास्ट 106 हुआ है। तो उनसे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जैसे एमपीपीएससी प्री में आते हैं, संविधान संशोधन से जुड़े हुए क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, है ना। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब इसमें आता है संघ एवं राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व, है ना। यहाँ पर कॉमा है ना, सिलेबस में थोड़ा सा मिस्टेक्स भी हैं इसमें। संघ राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व यानी केंद्र तथा राज्य सरकारों के कार्य क्या है ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व क्या है। फिर संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे, संघीय ढांचा मतलब संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था,
है ना, संघीय जो प्रणाली है भारत की, उससे संबंधित जो है इशूज हैं, मुद्दे हैं, वो आपको पढ़ना है। और फिर चुनौतियां, क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं संघीय ढांचे को लेकर के, केंद्र तथा राज्यों के बीच जो विवाद है, उन विवादों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो चुनौतियों के अंतर्गत आ जाएंगे। स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण, केंद्र द्वारा राज्यों तथा स्थानीय निकायों को जो वित्त का हस्तांतरण किया जाता है, शक्तियों का विभाजन किया जाता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। और उसमें चुनौतियां क्या क्या आ रही हैं। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, केंद्र तथा राज्यों को वित्त हस्तांतरित किया जाता है, जैसे इसमें वित्त आयोग का भी उल्लेख करना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। वित्तीय हस्तांतरण जो होता है वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है, नीति आयोग का भी इसमें उल्लेख आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। ठीक है, सिलेबस में क्या है कि हल्का सा मेंशन किया है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो वो कवर करना पड़ेगी। जैसे इसमें रहता है कि वित्त आयोग भी आ जाएगा और नीति आयोग भी आ जाएगा इसके अंतर्गत, है ना। इसके अंतर्गत आ जाएगा वित्त आयोग, ये है वित्त आयोग। और नीति आयोग, और राज्य वित्त आयोग भी आ जाएगा, राज्य वित्त आयोग भी आ जाएगा, ये है ना। तो ये इस तरीके से दूसरा पॉइंट ये हो जाता है। इसके बाद आगे है विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। शक्तियों का पृथक्करण है सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये जो होता है ये कार्यपालिका विधायिका तथा न्यायपालिका के बीच होता है, इसमें मेंशन नहीं किया उसने, लेकिन शक्तियों का जो पृथक्करण होता है वो कार्यपालिका विधायिका तथा न्यायपालिका के बीच होता है। जबकि शक्तियों का जो विभाजन है उसको कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर्स। ये जो होता है वो केंद्र तथा राज्यों के बीच होता है, जो हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। वहां पर शक्तियों का विभाजन है केंद्र तथा राज्यों के बीच, इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर्स। और कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका के बीच जो होता है उसको बोलते हैं शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो अमेरिका में क्लियर है, स्पष्ट, वास्तविक है ना। शक्तियों का पृथक्करण अमेरिका में वास्तविक है और भारत में आभासी है ना। क्यों ऐसा है उसका हम डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है और भारत में संसदीय प्रणाली है, ये उसकी वजह है। अब वो क्या है उसका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। मोंटेस्क्यू के बारे में पढ़ेंगे, मोंटेस्क्यू ने इसका सिद्धांत दिया है शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत, और उनकी पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे जिस पुस्तक में इसका उल्लेख किया गया है। तो यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ये है विवाद निवारण तंत्र, दोनों के बीच जो विवाद, तीनों के बीच जो विवाद चलते रहते हैं कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका के बीच, उसके लिए क्या व्यवस्था है वो। और फिर संस्थाएं, कौन कौन सी संस्थाएं, कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद संसद और राज्य विधानमंडल, राज्य की विधायिका नहीं राज्य विधानमंडल बोलते हैं, उसकी संरचना, यानी पूरा संसद पढ़ना है, एक एक चीज पढ़ना पड़ेगी। पूरा राज्य विधानमंडल पढ़ना है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति आ जाते हैं, उनकी संरचना हो गई। लोकसभा की संरचना आ जाएगी, राज्यसभा की संरचना आ जाएगी, ऐसे विधानसभा की संरचना, विधान परिषद की संरचना, इनके जो अधिकार हैं, इनके कार्य हैं, विशेषाधिकार हैं, है ना। तो ये सारी चीजें देखिए इसमें दी गई। कारोबार का संचालन, कारोबार का संचालन का मतलब होता है इनकी जो प्रक्रिया है, इनकी जो प्रोसीजर होती है, विधि बनाने की प्रोसीजर जो होती है, इसमें जो बैठकें होती हैं, इसमें जो सत्र होते हैं, इन सभी का डिटेल यहाँ पर आपको पढ़ना है। बहुत बड़ी चीजें, मतलब बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है सब चीजें इसमें जो मेंशन किया गया है ना। संसद के अंदर, राज्य विधानमंडल के अंतर्गत जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी गतिविधियां होती है, वो सारी इसमें आपको पढ़ना पड़ेगी। जैसे उसमें प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, निंदा प्रस्ताव होता है, आधे घंटे की चर्चा होती है, ये सारी एक्टिविटी होती हैं। अब देखा जाए तो ये इतनी सारी चीजें, अब क्या पूछ रहा है एग्जाम में, अब वो एग्जाम जब होगा
तब उसको पता चलेगा, लेकिन हमें तैयार तो करना पड़ेगा। विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो हमें पढ़ना पड़ेगी, जो जिस तरह सिलेबस है उसमें प्रथम वाचन है, द्वितीय वाचन है, तृतीय वाचन है, फिर द्वितीय सदन में विधेयक है, फिर राष्ट्रपति का अनुमोदन है। ये 5 चरण होते हैं, है ना। धन विधेयक कैसे पास होता है, साधारण विधेयक कैसे पास होता है, संविधान संशोधन विधेयक कैसे पास होता है, वित्त विधेयक कैसे पास हो जाए, ये सारी पूरी प्रक्रिया है बताना। तो ये हुई है कारोबार का संचालन। इनको क्या शक्तियां हैं, क्या विशेषाधिकार, इनसे संबंधित क्या मुद्दे हैं, सूझ है ना। तो ये हो गया चौथा पॉइंट। इसके बाद आता है कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना। कार्यपालिका में संघ की कार्यपालिका भी आ जाएगी, राज्य की कार्यपालिका भी आ जाएगी। अब देखिए संसद में भी राष्ट्रपति आ रहा है और राज्य विधानमंडल में राज्यपाल आ रहा है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति आ रहा है, राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल आ रहा है। इसमें मंत्रिपरिषद भी आ रहा है, प्रधानमंत्री भी आ रहा है, तो बचे क्या, सब हो गया। यानी राष्ट्रपति भी आ गए, प्रधानमंत्री भी आ गए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद भी आ गए, राज्यपाल भी आ गए, मुख्यमंत्री भी आ गए, राज्य मंत्रिपरिषद भी आ गए। तो ये सारी चीजें पढ़ने की संरचना है। संगठन ना, मंत्रिपरिषद पूरा संगठन पढ़ना पड़ेगा, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इनके बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना। इनसे संबंधित फैक्ट पढ़ना पड़ेंगे। प्रधानमंत्रियों के बारे में क्वेश्चन आप पूछे, जैसे एमपीपीएससी में आते हैं। मुख्यमंत्रियों, एमपी के मुख्यमंत्री के संबंध में क्वेश्चन आ सकते हैं, एमपी के राज्यपाल के संबंध में क्वेश्चन आ जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। इस बार एमपीपीएससी प्री में 2 क्वेश्चन राज्यपाल से संबंधित पूछे गए, है ना। तो इस तरीके से ये हो गया। फिर कामकाज, यानी इसकी जो कार्यप्रणाली है कार्यपालिका न्यायपालिका की। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, अब इसमें देखो क्लियर नहीं किया भाई सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, हाई कोर्ट पढ़ना है, आपको सब पढ़ना है। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट भी आता है, हाई कोर्ट भी आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आता है और सबऑर्डिनेट कोर्ट भी आता है, अधीनस्थ न्यायालय भी आता है। अब सब पढ़ना है आपको, है ना। उनके जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के तरीके, हटाने का प्रावधान, कार्यकाल है ना, शपथ है, उनके क्षेत्राधिकार हैं, ये सब चीजें आपको पढ़ना है, इसमें सब दिया हुआ है। फिर कामकाज के अंतर्गत सरकार के मंत्रालय तथा विभाग दिए गए हैं, सरकार के मंत्रालय तथा विभाग, ठीक है। अब देखिए सरकार के मंत्रालय पे 2-4 तो है नहीं, सरकार के मंत्रालय बहुत सारे हैं। सरकार के मंत्रालय भी लिखा है, विभाग भी लिखा है। इसका मतलब यहां पर यह है कि केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्य सरकार के विभाग, क्योंकि केंद्र स्तर पर उनको मंत्रालय बोलते हैं और राज्य स्तर पर विभाग बोलते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा गृह मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन, आपने सुना होगा गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन, गृह मंत्रालय भारत सरकार, ऐसे सुना होगा। तो दोनों दिया है, मतलब मध्य प्रदेश सरकार के विभाग और केंद्र सरकार के मंत्रालय आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आगे कमजोर वर्गों वाला दिया है, ये देखिए यहां पर दिया, ये लिखा है कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, केंद्र तथा राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन, इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं, निकाय। तो इसमें भी मंत्रालय आएंगे, विभाग आएंगे, अन्य संगठन आएंगे, तो वो यहां पर ये चीज कवर हो जाएगी। कमजोर वर्गों के लिए मंत्रालय, जैसे जनजाति कार्य मंत्रालय केंद्र सरकार में होता है, राज्य में इसको बोलते हैं जनजाति कार्य विभाग, तो ये एसटी के लिए होता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ये जो है केंद्र सरकार पर है, में काम करता है। ये एससी, ओबीसी, वृद्धजन, विकलांग, इनके लिए काम करता है। मध्य प्रदेश में इसी नाम से विभाग है, मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन विभाग ऐसा करके, कल्याण विभाग ऐसा करके है, हम उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो ये जो विभाग मंत्रालय में बता रहा हूं, ये आपको इधर भी आना है निःशक्तजनों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए, और यहां तो पूरे दिए हुए हैं मंत्रालय तथा विभाग, वहां पर सब सारे मंत्रालय विभाग पढ़ना, उनके बारे में पूछा जाएगा। अब ये चीज बहुत बड़ी हो गई है,
जैसे उसने पूछी है भाई गृह विभाग के अंतर्गत कौन सा केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा विभाग नहीं आता है। पहले जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट हुआ करता था, हम लोग देते थे, तो वहां से ऐसे क्वेश्चन बनते थे, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा विभाग नहीं आता है। जैसे उसमें एक आता है आंतरिक सुरक्षा विभाग, तो पहले क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, आंतरिक सुरक्षा विभाग की जगह उसने दिया था बाह्य सुरक्षा विभाग। तो बाह्य सुरक्षा विभाग जो है ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आंतरिक सुरक्षा विभाग जो है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत, गृह मंत्रालय का काम होता है देश के अंदर की सुरक्षा करना, और रक्षा मंत्रालय का काम होता है बाहरी सीमाओं की सुरक्षा करना, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। स्थापना कब हुई, गृह विभाग पहले बना, फिर गृह मंत्रालय बना, उसके अंतर्गत कौन कौन से विभाग सम्मिलित किए गए हैं, फिर मंत्रालय के मंत्री का नाम पूछ लेगा, गृह मंत्री अभी कौन है केंद्र स्तर पर, राज्य में कौन है। तो ये बहुत बड़ी चीज, बड़ा टॉपिक दे दिया हमने, इजी नहीं है इतना, ठीक है, लेकिन हम उसको एक प्रॉपर तरीके से करेंगे आगे। दबाव समूह जो होते हैं वो सरकार को प्रभावित करते हैं, अपने हितों, अपने समाज के जो सदस्य हैं, संगठन के जो सदस्य हैं, उनके हितों के लिए जो है सरकार पर दबाव डालते, इसलिए उनको दबाव समूह बोला जाता है। दबाव समूह क्या होते हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ता है, दबाव समूह कौन कौन से हैं, है ना। जैसे ट्रेड यूनियन है, किसान संगठन है, व्यावसायिक संगठन है ना। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आप पूछ जाएंगे कि कौन सा दबाव समूह है, कौन सा नहीं। दबाव समूह जो है औपचारिक भी होते हैं, अनौपचारिक भी होते हैं। जो पंजीकृत है वो औपचारिक है, जो पंजीकृत नहीं है वो अनौपचारिक है। तो ये जो दबाव समूह लिखा है ये इसी के अंतर्गत है। दबाव समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ ये दबाव समूह के अंतर्गत आते हैं। दो कैटेगरी होती है, औपचारिक दबाव समूह होते हैं और अनौपचारिक भी होते हैं। तो इसी में ये पॉइंट जुड़ा हुआ है। इसके बाद राजनीति में उनकी भूमिका ना, दबाव समूह की राजनीति में क्या भूमिका होती है, कौन कौन से दबाव समूह होते हैं, क्या होते हैं दबाव समूह। जैसे अमेरिका में दबाव समूह का बहुत बड़ा रोल है, यहाँ पर उतना नहीं है, कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी ये काफी हद तक प्रभावी है, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है हमारा। फिर आता है केंद्र एवं राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजना। केंद्र तथा राज्य सरकारें जो है, जो कमजोर वर्ग हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी है ना, इनके लिए निःशक्त जन है, दिव्यांग हैं, इनके लिए जो है सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें कुछ कार्यक्रम चला रही हैं। असल मध्य प्रदेश सरकार के कार्यक्रम हम पढ़ना पड़ेंगे, केंद्र सरकार पढ़ना पड़ेंगे। तो उन कार्यक्रमों के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से कार्यक्रम है। जैसे इसी बार एमपीपीएससी प्री में उद्देश्य से संबंधित क्वेश्चन आए हैं, कार्यक्रमों के उद्देश्य पूछे गए हैं। तो कार्यक्रमों की स्थापना है, उनका उद्देश्य है, उनके बारे में कुछ खास बात है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप पूछ जाएंगे। उनका क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। फिर इसके अलावा उनके लिए, कमजोर वर्गों की सुरक्षा तथा बेहतरी के लिए गठित तंत्र है ना, संगठन है। उसमें जैसे हमने बताया कि मंत्रालय तथा विभाग आ जाएंगे, इसके अंतर्गत कुछ बोर्ड गठित किए वो आ जाएंगे, आयोग हैं जैसे एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग है ना। तो इस तरीके से जो है ये है। इसके अलावा उसमें लिखा है कानून भी आ जाएंगे, जैसे एससी एसटी अधिनियम, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। तो उन कानूनों के बारे में भी, उन अधिनियमों के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और इस तरह से निकाय भी इसमें आएंगे। इसके अलावा गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे है ना, ये इकोनॉमी संबंधी, ये दो टॉपिक जो है इकोनॉमी संबंधी हो गए हैं, 2 पॉइंट। गरीबी तथा भुखमरी के बारे में बताना है। गरीबी क्या है, गरीबी के कारण क्या है, गरीबी के क्या आधार है, भारत में गरीबी का क्या मानदंड है, गरीबी का आकलन कैसे होता है, कौन करता है। जैसे पहले भोजन से प्राप्त कैलोरी को आधार माना जाता था, अभी प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार माना जा रहा है ना। सुरेश तेंदुलकर समिति ने जो है आधार चेंज कर दिया है। भोजन से प्राप्त कैलोरी जो है बहुत पुराना है,
डांडे का रथ दल जो था उसने बताया था कि भाई भोजन से प्राप्त कैलोरी को आधार माना जाना चाहिए। जब सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट आई तो उसने तो इसको मना ही कर दिया कि भाई ये तो औचित्यहीन है, ये तो कोई मतलब नहीं है ना। तो अब जो है वर्तमान में क्या आधार माना जा रहा है, वो है प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार मानकर गरीबी का आकलन भारत में किया जा रहा है। तो गरीबी का आकलन कैसे हो रहा है, गरीबी के लिए क्या क्या विधियां हैं, जैसे सापेक्ष विधि है, निरपेक्ष विधि है। सापेक्ष विधि के अंतर्गत गिनी गुणांक है ना। तो इस तरह से तरीके अपनाए जाते। निरपेक्ष विधि के अंतर्गत ये सिर गणना विधि का आकलन किया जाता है ना। हेड काउंट रेशो मेथड उसको बोलते हैं, सिर गणना अनुपात विधि उसको बोलते हैं, SCR मेथड, हेड काउंट रेशो मेथड, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग विधियां गरीबी के आकलन के लिए। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हम मेंस में जब पढ़ते हैं गरीबी तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। यहां पर गरीबी आपको दो जगह दिया हुआ है MPSI के मेंस के सिलेबस में। पार्ट ए में भी जो है गरीबी का दिया हुआ है, उल्लेख किया है, और यहाँ पर भी दिया है। तो गरीबी के कारण, गरीबी के क्या मानदंड हैं, गरीबी का आकलन कैसे होता है, गरीबी संबंधी समितियां, भारत में गरीबी का आंकड़ा कितना है, लेटेस्ट आंकड़ा आपको बताना पड़ेगा। तो गरीबी संबंधी जो रिपोर्ट जारी की जाती है ना, बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है नीति आयोग द्वारा। वो नया सूचकांक क्या है, उसमें मध्य प्रदेश में गरीबी कितनी है, भारत में गरीबी कितनी है ना, सबसे ज्यादा गरीबी कहां पर है, सबसे कम गरीबी कहां पर है राज्यों के हिसाब से। तो वो पूरा आपको देखना है। और गरीबी संबंधी जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके बारे में, गरीब रोजगारी संबंधी कार्यक्रम के बारे में पढ़ना। फिर भुखमरी के बारे में पढ़ना, भुखमरी क्या होती है, भुखमरी क्या मानदंड है। फिर जो वैश्विक भुखमरी जो सूचकांक है उसमें भारत की स्थिति लगातार बहुत नीचे आ रही है, तो उसमें क्या स्थिति है भारत की। वैश्विक हंगर इंडेक्स जो है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो जारी किया जा रहा है, उसमें भारत की स्थिति को नीचे बताया जा रहा है। तो वो जो है आपको इंडेक्स के बारे में पढ़ना है ना। तो इस तरीके से ये पूरा सिलेबस ऐसे आपको पढ़ना है डिटेल में, जिसको मैं बहुत बेहतर तरीके से कराने वाला हूं। और इसमें किसी प्रकार कोई डाउट स्टूडेंट को नहीं रहेगा, क्योंकि मैं ज्यादातर पोर्शन इसमें मेरा आ रहा है। और मेंस में तो हम डिटेल में पढ़ाते ही MPPSC मेंस में, उसी तरीके से हम MPSI मेंस में भी इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो यहाँ तक आज मैंने सिलेबस पर पूरा डिस्कस कर दिया है। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो मेरी होने वाली है वो टॉपिक को लेकर के होगी। और मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा शक्तियों का पृथक्करण। मेरी हमेशा आदत रही है कि जो नया टॉपिक होता है, जिसको कोई हाथ नहीं डालता इस पर, उसको मैं स्टार्ट करता हूं। जब 2024 का नया सिलेबस आया था तो उसमें सोशियोलॉजी का बहुत बड़ा पोर्शन आया था, कोई उसको पढ़ाने को तैयार नहीं था, तो मैंने उसको स्टार्ट किया था, उद्यमता मैंने स्टार्ट किया। तो वही यहाँ पर भी मैं करने वाला हूँ कि शक्तियों का पृथक्करण, ये सिलेबस शक्तियों का पृथक्करण जो टॉपिक है ये अभी नहीं रहा है, ना तो MPPSC में कभी रहा है और SI में तो खैर रहा ही नहीं है ना। ये पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते हैं। अभी कॉलेज में मैं जा रहा हूं तो मैं वहां पर इस चीज को पढ़ा रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत शक्तियों का पृथक्करण वहां पर डिटेल में हमें पढ़ना पड़ता है। BA में भी है, MA में भी है ये टॉपिक शक्तियों का पृथक्करण। तो मैं इसी को स्टार्ट करने वाला हूँ, स्टार्टिंग यहीं से करूंगा। मतलब मेरी जो पहली क्लास होगी वो शक्तियों के पृथक्करण से होगी। 1-2 क्लास कम से कम इसमें रहेंगी मेरे ख्याल से। तो इसको स्टार्ट करके मैं आगे बढ़ूंगा। फिर सिंपल टॉपिक में मैं पहले जो टॉपिक ले रहा हूँ वो टफ टॉपिक ले रहा हूँ। इसके बाद मैं सिंपल टॉपिक उठाऊंगा जो लगभग सभी को पता है। इस टॉपिक के बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि इसका मतलब क्या है और क्या होता है ये। तो इस तरीके से आज ये मैंने कंप्लीट कर दिया है डिस्कशन इसका, सिलेबस का। और कल मैं आप लोगों के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ, जो टॉपिक है शक्तियों का पृथक्करण, उसके साथ पुनः उपस्थित हूंगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। गुड लक। जय हिंद।